ठीक है भाई। तो अब तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है? वर्क क्या होता है? वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन, सब क्लियर है? कौन सी फोर्सेस का वर्क डन जीरो होता है, किसका नेगेटिव होता है, सब याद है? ठीक है। और वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं? फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में हम निकाल लेते हैं। ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, यहां क्या हो रहा है? यहां पे एक ब्लॉक है, ए ब्लॉक इज पुल्ड अप द इंक्लाइन बाय ए फोर्स एफ। ठीक है। ये ब्लॉक एम मास का इधर दिख रहा है आपको, इस पे एक एफ फोर्स लग रही है और इसको क्या किया जा रहा है? इधर से इधर तक खींच के ले जाया गया है। ठीक है। तो एज शोन, ठीक है, आपको बताना है फाइंड वर्क डन बाय एफ इन पुलिंग द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। ध्यान से देखो, ये जो ब्लॉक है यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस कितना है? एल। कितना डिस्टेंस है भाई? एल। और बोलो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है। इधर फोर्स कितना लग रहा है? बोलो भाई, एफ फोर्स लग रहा है। तो बोलो फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एल। बिल्कुल सिंपल चीज है ये तो। अच्छा, फाइंड वर्क डन बाय एमजी। एमजी का वर्क डन निकालना है। अब एमजी का वर्क डन निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। देखो मैंने आपको बताया था, क्या होता है बोलो? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और क्या होता था? एफ कॉस थीटा एस। ठीक है ना? बोलो ये क्या है? फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? डिस्प्लेसमेंट के उस कंपोनेंट से जो फोर्स की डायरेक्शन में है, और यहां पे फोर्स का कंपोनेंट लिया गया है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। दोनों चीजें करते हैं इस केस में। देखो यहां बताओ, नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। इधर क्या लगेगा? mg साइन थीटा लगेगा। बोलो भाई, इधर लगा mg साइन थीटा, इधर हुआ डिस्प्लेसमेंट। बोलो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट। फोर्स है mg साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट है l। बोलो कितना आंसर आ गया? mg साइन थीटा इंटू एल, और वो भी कैसा? माइनस का। सही है। ये मैंने क्या किया है? फोर्स का कंपोनेंट ले लिया डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। यस और नो? दूसरा तरीका क्या है? मैं mg को एज इट इज रख लेता हूं। mg ऐसा ही है। बोलो यहां पे भी mg नीचे लग रहा है, mg इधर भी क्या लग रहा है? नीचे। बोलो फोर्स इज वर्टिकल, तो मैं डिस्प्लेसमेंट का भी कौन सा कंपोनेंट ले लूंगा? वर्टिकल कंपोनेंट। तो बोलिए ये अगर L है तो ये कितना होगा? L cos थीटा, और ये कितना होगा? L sin थीटा। तो हम यहां क्या करने वाले हैं? दूसरे केस में फोर्स लग रहा है mg, और बोलो डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट है फोर्स की डायरेक्शन में? L sin थीटा। बोलो दोनों में आंसर सेम आया ना? कोई दिक्कत बचती है इसमें फिर आपको? बिल्कुल क्लियर है ना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना होता है हर बार। इफ द सरफेस इज रफ, क्या बोला? सरफेस कैसा है? रफ सरफेस है। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोल रहा है? सरफेस रफ है। ये जो सरफेस है ना, ये रफ सरफेस है। ऑब्वियसली अगर फोर्स ऊपर लग रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन का कोशिश करेगा इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। यस और नो? बोलो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन होगी। अरे भाई यही तो होगी। बोलो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है या नहीं है? सेम डायरेक्शन में है भाई। मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया। डायरेक्शन तो सेम ही, वही डायरेक्शन है भाई, इंक्लाइन के अलोंग। तो बोलो फोर्स कितना है? एफ के बोल देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट स्लिप कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कितना इस डायरेक्शन में? एल। तो कितना हो गया? एफ के इंटू एल। अब एफ के कितना होता है? म्यू के इंटू एन। तो यहां आ जाएगा म्यू के इंटू एन। एन कितना है? बोलो नॉर्मल रिएक्शन लगा था इधर, इधर क्या लगा था? एम जी कॉस थीटा। तो बोलो एन की जगह क्या लिख देंगे? इंटू। सो दिस इज द आंसर। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय एफ के इफ द ब्लॉक रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट ऊपर गया, बाद में नीचे आ गया। मुझे ये बताओ, जब ब्लॉक ऊपर जा रहा था
ये ब्लॉक ऊपर गया, फ्रिक्शन कहां लगा, नीचे या ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो बोलो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस केस इज नेगेटिव। ऊपर जा रहा है तब नेगेटिव वर्क हुआ। जब फिर ये फिसल के नीचे आने लगा तो बोलो टेंडेंसी इज मूविंग डाउनवर्ड्स, फ्रिक्शन कहां लगेगा, अपवर्ड्स, तो बोलो जब ये नीचे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड्स, फोर्स इज अपवर्ड्स, अब की बार भी वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा ऑब्वियसली यहां पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा बोलो जब नीचे आएगा तब भी क्या होगा, बस, तो बोलो नीचे आते टाइम फोर्स फ्रिक्शन का एफ के, और नीचे आने में टोटल डिस्प्लेसमेंट एल, एफ के की जगह क्या लिख दोगे, म्यू एम जी कॉस थीटा, और वो भी माइनस, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, ऊपर जाने और नीचे आने में, ऊपर जाने में इतना और नीचे आने में उतना, सेम आएगा 2 इंटू म्यू के एम जी एल कॉस थीटा। सही है। अच्छा अभी नया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट, ठीक है, ये आपके चैप्टर का बेस बनेगा बेसिकली, ठीक है। खासकर जो आपके मुश्किल वाले क्वेश्चन आएंगे ना, कौन से मुश्किल वाले क्वेश्चन, इवन आईआईटी जेईई के भी मुश्किल वाले क्वेश्चन जो बनते हैं इस चैप्टर से, वो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के आधार पर ही बनते हैं, ठीक है। आपको समझना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसी फोर्स है, फोर्स के हिसाब से वर्क डन डिसाइड होगा। देखो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मान लीजिए आपकी इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है, और फाइनल पोजीशन ये है। अब यहां से यहां तक जाने के मेरे पास फॉर एग्जांपल दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, ठीक है, एक ये रास्ता है पाथ नंबर 1 और एक ये रास्ता है पाथ नंबर 2। तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां स्लाइड कर दिया, मैं पहले पाथ से लेके गया, वर्क डन हुआ W1, ठीक है। जब मैं इस रास्ते से लेके गया तो वर्क हुआ W2, सेकंड पाथ से लेके गया मैं। अगर W1 और W2 इक्वल है, अगर W1 और W2 इक्वल है, तो जो फोर्स मैंने लगाई थी वो फोर्स कंजर्वेटिव है। समझ में आया? क्यों भाई? क्योंकि जो वर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ना कि जिस रास्ते से हम गए हैं उस रास्ते पे डिपेंड कर रहा है। फिर से बता रहा हूं, अगर आपने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया और आपका वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, बीच के रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपकी फोर्स का नाम कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में नहीं आई बात? सही है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से चलाना शुरू करूं और वापस कहीं घुमा के लाया और वापस यहीं पे लाके छोड़ दिया, बोलिए अगर मैं यहीं से शुरू करता हूं, यहीं पे वापस आके ऑब्जेक्ट को रख देता हूं, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होना चाहिए। ध्यान से सुनना, हो सकता है वर्क 0 हो सकता है वर्क 0 ना हो, दोनों पॉसिबिलिटी है भाई मेरे पास। क्यों? मान लीजिए ऊपर वाला एग्जांपल लिया था हमने, ऑब्जेक्ट ऊपर गया फिर वापस ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर द सेम, लेकिन फ्रिक्शन का वर्क डन तो 0 नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अभी आ जाएगा अभी। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां से चलाया, वापस यहीं ले आए और वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 है, तो फोर्स कंजर्वेटिव है। सही है? क्या बोला? ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को गोल चक्कर में घुमा के ले आए, यहीं पे लाके रख दे और वर्क डन 0 हो जाए, उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपने, ये तो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल। क्या कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या होगा भाई, पहले रास्ते का वर्क डन और दूसरे रास्ते का वर्क डन क्या होगा, इक्वल, और अगर वापस घुमा के यहीं ले आया तो वर्क डन कितना होगा, 0। अगर वो कंडीशन और ये कंडीशन फुलफिल्ड है तो फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? अच्छा अब आप कंजर्वेटिव फोर्सेस को अच्छी फोर्सेस की तरह याद कर सकते हो और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को बुरी फोर्सेस की तरह, खराब फोर्सेस की तरह याद कर सकते हो। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अभी हमने ऊपर एग्जांपल भी देखा, ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गए फिर वापस नीचे लेके आए, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस इज नॉन जीरो, इट इज नेगेटिव। तो बोलो ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं।
ठीक है, याद करने का तरीका है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मोशन का हमेशा अपोज करते हैं। ठीक है, मोशन का हमेशा अपोज करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट स्लिप होता है तो स्लिप होने के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, यानी कि ऑलवेज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट लगेगा। सही है, तो हमेशा वर्क डन बाय काइनेटिक क्या आता है, पूरे सिस्टम पे तो नेगेटिव ही आता है। ठीक है, अच्छा, मोशन का अपोज करने वाला एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, दूसरा होता है विस्कस फोर्स। मान लीजिए आपने पानी में एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, अब वो पानी को हटा हटा के आगे जाएगी ना, नीचे जाएगी, यस और नो? तो पानी की जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स, वो क्या कर रही है, उसके मोशन का अपोज कर रही है, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठीक है, विस्कस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपके मुंह पे, चेहरे पे, बॉडी पे हवा लग रही है ना, आपके मोशन का अपोज कर रही है। जब आप उधर जाओगे तो इधर फोर्स लगेगी, जब आप इधर जाओगे तो इधर फोर्स लगेगी, यस और नो? तो बताइए, एयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव। और आसानी से याद करवाता हूं, टोटल एनर्जी का जो लॉस करवाए, टोटल एनर्जी का जो लॉस करवाए, वो क्या होती है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। क्या होती है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। याद हो गई चीजें? बाकी बची हुई फोर्सेज जो है, ज्यादातर फोर्सेज वो क्या है? कंजर्वेटिव। एमजी इज कंजर्वेटिव, mg force, gravitational force, tension is conservative, static friction is conservative, tension हो गया, normal reaction is conservative, ठीक है, constant, all constant forces are conservative, path dependent forces are also conservative। बाकी सारी चीजें लिखी हुई है, ये जितनी बताई ना मैंने, ये सारी क्या है? लिखी हुई है। तो बोलो, डेफिनेशन क्या समझ में आई आपको? अगर एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाया जाए और वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, रास्ते पे यानी कि पाथ पे डिपेंड ना करे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो हम बोलेंगे फोर्स इज कंजर्वेटिव। यस और नो? और अगर मैंने एक पार्टिकल को लूप में घुमा दिया, ठीक है, या मैं कहूं क्लोज्ड लूप में घुमा दिया, क्लोज्ड पाथ पर चला दिया, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो बताइए, अगर वर्क डन जीरो है तो फोर्स कैसी होगी? कंजर्वेटिव। अगर वर्क डन जीरो नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन यही बात लिखी हुई है। क्या? इट इज ए फोर्स हुज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। एक ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? और हुज वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ इज जीरो। ठीक है, जिसका क्लोज्ड पाथ यानी कि बंद रास्ते पर, मतलब जहां जाना से शुरू हुआ है वहां पे वापस आ गया, तो अगर वर्क डन जीरो है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। याद हो गई? ठीक है, ठीक है, हाँ। तो मैथमेटिकली क्या होगा? वर्क डन क्लोज पाथ इज इक्वल टू, बोलो, एफ डॉट डी एस। अगर एफ कैसी है? कंजर्वेटिव, क्लोज पाथ पे वर्क डन कैसा होगा? जीरो होगा। ठीक है, क्लोज पाथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ये भी होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड पाथ है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर है भाई? यहां तक ये रिपीट करना है मुझे कुछ? सही है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास दो रास्ते हैं यहां पर, जैसे ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये रास्ता नंबर 1 और ये रास्ता नंबर 2। अगर पहले रास्ते पे वर्क डन और दूसरे रास्ते पे वर्क डन बराबर हो जाए, देन W1 इक्वल टू W2, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कंजर्वेटिव। अगर वर्क डन इक्वल है तो फोर्स कंजर्वेटिव है। वर्क को कभी कंजर्वेटिव नहीं बोल देना गलती से। कौन कंजर्वेटिव होता है? फोर्सेज आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अगर इन दोनों का वर्क डन जीरो है तो क्या होगा भाई? फोर्स इज, ठीक है, इफ वर्क डन ऑन ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो, अगर क्लोज्ड पाथ पे वर्क जीरो हो जाए देन फोर्स क्या होगी? कंजर्वेटिव होगी। ठीक है, क्लियर है भाई? इफ W1 इज नॉट इक्वल टू W2, अगर पहले पाथ का वर्क डन और दूसरे पाथ का वर्क डन बराबर नहीं है, पहले का और दूसरे का वर्क डन इक्वल नहीं है, देन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है, तो अगर पहले रास्ते का वर्क डन दूसरे का वर्क डन बराबर नहीं है, या क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो नहीं है, तो फोर्स कैसी कहलाएगी भाई? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी। नॉन कंजर्वेटिव मतलब बुरी फोर्सेज, मतलब एनर्जी का लॉस करवाने वाली फोर्सेज है वो। ठीक है,
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, इफ वर्क डन ऑन ए क्लोज पाथ इज नॉट जीरो देन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन वाली जो फोर्स होती है ना, कैसी होती है भाई नेचर में? नॉन कंजर्वेटिव। कैसी होती है जतिन? नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, बिकॉज इट्स वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ लेंथ। मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्स इस तरह से एडजस्ट होती है, फोर्स इस तरह से एडजस्ट होती है कि वो क्या करे, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में रहती है हमेशा, तो हमें डिस्प्लेसमेंट लेनी है या पूरा का पूरा पाथ लेंथ लेना है? पूरा पाथ लेंथ लेना है। देखिए कल ही करवाया था मैंने ये क्वेश्चन, बोलिए। यहां पे एक ब्लॉक है, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल टू द पार्टिकल। बोलिए जब यहां पार्टिकल हुआ तो बोलो यहां पे फोर्स लग रही है, यहां पार्टिकल हुआ तो यहां पे फोर्स लग रही है, यहां पार्टिकल पहुंचा तो यहां पे फोर्स लग रही है। फोर्स हमेशा कहां लग रही है? टेंजेंशियल टू द पाथ, या मैं कहूं ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जो छोटा सा वर्क डन होगा वो क्या होगा? फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। यहां का क्या होगा भाई? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो कॉस तो लगेगा नहीं, है ना, कॉस जीरो हो जाएगा वो, और वो 1 होता है। तो बोलो यहां पे भी एफडीएस, यहां पे भी एफडीएस, यहां पे भी एफडीएस, सबको ऐड किया। क्या किया? सबको ऐड किया, फोर्स कॉमन आ जाएगा सब में से, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। डीएस 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 यानी कि सारी की सारी छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएंगी। छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट ऐड करती मतलब पूरे रास्ते की लेंथ को ऐड करती है, मतलब ये क्या हो गया? पाथ लेंथ हो गया। तो याद रहेगी बात, जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में रहती है, हमेशा डायरेक्शन चेंज करती रहती है, तो हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, क्या लेंगे? पूरा का पूरा पाथ लेंथ लेंगे, पूरे रास्ते की लंबाई लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेंगे। ये कर लो, कोई भी दिक्कत है इसमें? ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। बोलो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? नॉन कंजर्वेटिव। क्यों भाई? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट को इधर लेके जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा? इधर। अब मान लीजिए आपने इसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर दिया, आप इसको इधर ले जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा? इधर। बोलो फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। हर बार डायरेक्शन चेंज कर करके क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या लेना पड़ेगा? पूरी के पूरे रास्ते की लंबाई लेनी पड़ेगी। यस और नो? ठीक है भाई। मान लीजिए आपने एक सर्कुलर पाथ पे घुमाया ऑब्जेक्ट को, एम मास का पार्टिकल था, एम जी लग रहा था ऑब्वियसली नीचे की तरफ, मैं ऊपर से देख रहा हूं इसको, ऐसे ऐसे घुमाया था ऑब्जेक्ट, जब यहां से घूम के वापस यहां आएगा तो बोलिए जब ऑब्जेक्ट घूम रहा था ऐसे, तो बोलो ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स यहां लग रहा था, यहां पे था तो फ्रिक्शन फोर्स यहां लग रहा था, यहां था तो फ्रिक्शन फोर्स यहां लग रहा था, यहां था तो यहां फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा था। फ्रिक्शन हमेशा एडजस्ट कर रहा था अपनी डायरेक्शन ताकि ये क्या हो सके? डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो सके। तो बोलो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? न्यू एम जी तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड, और बोलो टोटल रास्ते की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? रिपीट करना है क्या? सही है। तो अगर फोर्स क्या हो? डायरेक्शन एडजस्ट करती हो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में रहती हो, तो क्या करेंगे? वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है ना, फोर्स इनटू टोटल पाथ लेंथ। अगर फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहती तो वर्क डन जीरो होता, है ना, क्योंकि छोटे छोटे सारे वर्क डन क्या होते? जीरो होते। नहीं आई बात समझ में? ठीक है। तो बोलिए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसी होती है? नॉन कंजर्वेटिव होती है, एंड इट्स वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ लेंथ। पाथ के लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा लंबा चौड़े सर्कल में चलेगा, जितने लंबे रास्ते पर चलेगा, उतना ही नेगेटिव वर्क डन होगा। सही है बात? नहीं आई बात समझ में? चले आगे। ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। सारी जो कांस्टेंट फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं? कंजर्वेटिव। सही है। जैसे mg ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है, थोड़ी बहुत हाइट चेंज होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलो mg क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस आर आल्सो कंजर्वेटिव। जो पोजीशन पे डिपेंड करती हैं, अलग अलग स्थान पर अलग अलग मैग्नीट्यूड की फोर्स जो लगती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं भाई? कंजर्वेटिव होती हैं। सही है, याद करें। मतलब याद हो गया बेसिकली? आगे चले? पक्का? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि mg आपने दो जगह पढ़ा है, एक तो वर्क डन बाय mg और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है ना। बोलो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और ओरिएंटेशन, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है पोजीशन की वजह से। पोजीशन की वजह से होती है ना। बोलो
ये मेरा रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल से h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है। बोलो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। मैं कहता हूं देखो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। मैंने क्या किया है भाई, पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के रूप में लिखा है। अरे भाई सोचिए, मैंने इस सिस्टम पे कुछ ना कुछ वर्क किया होगा यहां से यहां तक ले जाने के लिए। भाई मैं यहां से उठाया इसको, मैं यहां पे लेके गया इसको, मैंने इसको यहां पे रख दिया। बोलो जब मैं यहां से यहां लेके गया, इसको यहां रख दिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, वर्क डन बाय mg नीचे की तरफ और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। यानी कि जो mg का वर्क डन है वो कहां स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। सही है। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स किसी बॉडी पे काम करती है तो देयर विल बी सम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो। जब भी क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगा। ठीक है, तो यही बात लिखी गई है, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेज, हैशटैग लगा लेना इधर। तो रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या रिलेशन होता है। व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, क्या होता है जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स किसी सिस्टम पे काम करता है, इट चेंजेस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम की ये क्या कर देता है, एनर्जी को चेंज कर देता है। एनर्जी एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन ही चेंज हो गई। पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और ओरिएंटेशन। ठीक है, मैं कहता हूं कि इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी सिस्टम में बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स लगा तभी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। सही है, ठीक है। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्सेस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि आप आने वाले समय में अगर किसी सिस्टम पे लगने वाली टोटल एनर्जी को लिखेंगे और वर्क डन और एनर्जी का रिलेशन लिखने लगे तो आपको या तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिखना है या फिर आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। दोनों चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, एक ही चीज तो है भाई। बोलो कंजर्वेटिव फोर्स लगी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी लिख दो या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख दो, बात तो एक ही हुई। तो आप आगे से क्या लिखेंगे, या तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे या फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखेंगे। ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज हैव पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस एसोसिएटेड विद देम। अंग्रेजी में एक और बात लिख दी, क्या बोला, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज जो है उन्हीं के साथ पोटेंशियल एनर्जी जुड़ी हुई होती है, खत्म बात। सही है। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन है वो किस पे डिपेंड करता है भाई, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स पे डिपेंड करता है। सही है। तो कुल मिला के इससे हमने क्या सीख लेनी है कि अगर हम आगे जाके वर्क और एनर्जी दोनों चीजें एक ही इक्वेशन में लिखने लग जाएं, क्योंकि हम लिखेंगे आगे इसलिए बता रहा हूं, जब भी हम क्या करेंगे वर्क और एनर्जी दोनों चीजें किसी इक्वेशन में लिखेंगे तो या तो मैं कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लूंगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी लूंगा। दोनों चीजें मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही है। नहीं आई बात होने, ठीक है, ठीक है। सिंस कंजर्वेटिव फोर्सेज आर फंक्शन ऑफ पोजीशन, क्या बोला, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, फंक्शन ऑफ पोजीशन, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, ऑब्वियसली कंजर्वेटिव फोर्स का ही तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, यस और नो। तो बोलिए जब भी मुझे क्या करना होगा, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिखना होगा, मैं एनर्जी लिख सकता हूं, एनर्जी लिखना होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिख सकता हूं। और कंजर्वेटिव फोर्स पोजीशन पे डिपेंड करती हैं और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स पे डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिपेंड्स ऑन पोजीशन। सही है। कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन कंजर्वेटिव फोर्स व्हिच डिपेंड्स ऑन पोजीशन। तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ क्या करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। सही है, बात याद हो जाएगी है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। कितनी देर की वीडियो होगी, ठीक है, 30 की हो जाए तो ऐसे कर देना। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन द पार्टिकल इज द नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला,
क्या बोला? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का नेगेटिव होता है। क्या बोला? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का नेगेटिव होता है। ठीक है, बोलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल du मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो भाई, यस और नो? तो बोलिए इसको इंटीग्रेट करूं, इसको भी इंटीग्रेट कर दूंगा, क्या आएगा? इसके इंटीग्रेशन पे लिमिट लगेगी इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी, इधर क्या लगेगा? माइनस इंटीग्रेशन एफ ds इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन du का इंटीग्रेशन u एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो uf माइनस ui आ गया, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और यहां क्या रहेगा? f डॉट ds का इंटीग्रेशन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का नेगेटिव। याद हो गई ये बात? पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा और ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा। सही है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U। याद हो गई बात? नहीं आई बात समझ में? अरे भाई एग्जांपल mg ले लो, mg का वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव। करके देखना कभी। बोलो, मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्या किया? यहां से यहां लेके गया, है ना? mg कहां लग रहा था? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? ऊपर। सही है, तो बोलो वर्क डन बाय mg। mg क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या आएगा बताना? माइनस mgh। अब मैं कहता हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, डेल्टा U। बोलिए बोलिए डेल्टा U। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। बोलो इनिशियल एनर्जी यहां कितनी थी? 0। यहां कितनी है? mgh। तो कितना आ गया आंसर? बोलो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भाई। सही है, याद रहेगी बात? ठीक है, थोड़ी एडवांस टाइप की चीजें हैं ये। ठीक है, हाँ। इन फिजिक्स द वर्ड स्लोली, ये स्पेशल नोट है, ठीक है, स्पेशल नोट लिख लेना इसके ऊपर। इन फिजिक्स द वर्ड स्लोली मीन्स द ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। आपको कभी भी ये कहा जाए किसी क्वेश्चन में, किसी ऑब्जेक्ट को स्लोली स्लोली हम यहां से यहां लेके गए हैं, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे लेके गए हैं। इतना धीरे धीरे लेके गए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको इधर सरकाया जा रहा है, ठीक है, इसको इधर सरका रहे हैं। बोलो इतना धीरे धीरे सरका रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे यहां पे लगने वाला जो फ्रिक्शन और आगे लगने वाला जो फोर्स है ये ऑलमोस्ट हर टाइम पे क्या है? इक्वल है। सही है, और ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स इक्वल है या बिल्कुल मैं कहूंगा ऑलमोस्ट इक्वल है, तो हम कहेंगे कि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, हाँ। दैट इज सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। सारी फोर्सेस का सम क्या है इस पे? बोलिए, ये लिखा हुआ 0। और वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। भाई नेट फोर्स कितनी है? 0 है ना भाई, यानी कि एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। हेंस फोर्सेस आर बैलेंस। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इलास्टिक एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। बोलो स्प्रिंग की जो फोर्स होती है, स्प्रिंग की जो फोर्स होती है ये क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। सही है, क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा एक स्प्रिंग लगा हुआ है इधर, ठीक है, और मैं इसको इधर से कंप्रेस कर रहा हूं। ठीक है, ये जो इसकी नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है मैं इसको बोल देता हूं x इक्वल टू 0। अब जैसे जैसे मैं इस स्प्रिंग को दबाऊंगा इसके इस एंड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना? बोलो मान लीजिए कि इसमें कोई कंप्रेशन आ गया लेट से x1 लेंथ का, तो बोलो फोर्स कितनी लगेगी? kx1 फोर्स लगेगी, है ना? देखिए, फोर्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन, फोर्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन, यानी कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अरे भाई कंजर्वेटिव फोर्स है ना, वर्क पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है तो क्या है? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव है मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और क्लोज लूप में वर्क डन क्या होगा? 0। सही है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसकी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो क्या मैं ये वाला सिस्टम यूज कर सकता हूं? ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं क्या? फोर्स कंजर्वेटिव है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया, इंटीग्रेशन किया, नेगेटिव लगाया, क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
किसकी पोटेंशियल एनर्जी? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? ठीक है, तो ये हम कल करेंगे। ठीक है, हैप्पी दिवाली सबको।